बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से आज कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आना चाहें तो 24 घंटे में वीज़ा जारी करेंगे और टिकट अपनी जेब से भेजूंगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब आज कहते हैं कि वतन की आज़ादी और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब ने आज बताया कि 12 जनवरी से कबल IMF की तमाम तर शराइत जो हैं वो पूरी करेंगे और मंगल के रोज़ हुकूमत भी बिल पेश करने जा रही है कौमी असम्बली पार्लियामेंट में। ये बिल्स क्या हुकूमत मंजूर कर पाएगी? चूँकि अपोजिशन का भी एक प्रेशर है, क्या आप समझते हैं कि कामयाब हो पाएगी इस बार भी हुकूमत? देखिए, बड़ा पहले तो ये जो मुख्तलिफ बयानात वगैरह आ रहे हैं और ये बयानात जो है बाज़ दफ़ा सुन के तो मुझे तो थोड़ा सा मैं तो समझ नहीं पाता इस किस्म की पेचीदा किस्म की जो बातें हैं। और उसमें ये है कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा, वो तो बात समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश हो रही है जी। और यकीनन कोशिश हो रही है, वो तो हम काफ़ी अर्सा पहले कह चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी बात सुन के तो नहीं कहा। वज़ीर आज़म साहब ने तो परसों ही बात की, 2 रोज़ पहले। तो मैंने वही बात फिर पूछी कि ये बात किसने वज़ीर आज़म साहब को बताई है। तो खैर वो इतला मिल गई कि एक इंतहाई अहम शख्सियत ने वज़ीर आज़म साहब को, नाम ना पूछे, बस एक अहम शख्सियत, जो मुल्क में जो अहम शख्सियात में से एक शख्सियत ने वज़ीर आज़म साहब को बताया सही कि ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर सवाल ये है कि ये फिर सवाल से सवाल निकलते हैं ना कि जब वज़ीर आज़म साहब को ये बताया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की और सज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश हो रही है, तो फिर वज़ीर आज़म का क्या जवाब था? वज़ीर आज़म ने आगे से कैसे रिस्पॉन्ड, कोई जवाब तो दिया होगा ना वज़ीर आज़म। उन्होंने कहकर कहा कि PM साहब ये जो है आप हमको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो रही है, ये करवाने की कोशिश हो रही है और उनको जो है वो वापस लाने की बातचीत चल रही है। तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने आगे से क्या कहा, उसको भी छोड़ देते हैं सवाल। लोग सोचें उस पर कि क्या क्या बात है, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने ये तर्जुमानों के इजलास में बात की, वहाँ से बात चली। अच्छा, उसके बाद शेख रशीद साहब ने भी आज ये भी बात की जी, कि सर नवाज शरीफ बिल्कुल। आना चाहें तो हम उनको वीज़ा देने को तैयार हैं। हालांकि शेख रशीद तो भाई मेरे, कल मेरी उनसे बड़ी तफसीली ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। 12 बात यह है कि अगर तो वीज़ा की तो ज़रूरत नहीं है उनको, तो वो तो वीज़ा तो उनको ख़त्म हो गया हुआ है गालिबन। तो जी। उनको तो लेकर आना था हुकूमत ने, तो वीज़ा देकर कैसे लाया जाएगा उनको? हाँ। तो उनका तो जैसे पासपोर्ट भी ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया हुआ है। बहरहाल, तो अब यानी कि वो अपनी मर्जी से यानी जब आना चाहेंगे, तो ये शेख साहब ने इस तरह से मैसेज दिया जो मुझे लगा कि भैया जब भी आना चाहें तो हम उनको वीज़ा दे देंगे। तो ये तो कोई इशू नहीं था। इशू तो ये था कि उनको वापस लाना है। लाना था, हम्म। उनको लाना था। ठीक है, या तो जाने नहीं देना था। वो क्या था, पकड़ो मत जाने दो, या पकड़ो मत जाने, ऐसे कुछ था, ऐसे बच्चे करते थे आपस में। अच्छा, तो बात यह है कि उनको तो लाना था। हम्म। तो अब ये हो रहा है कि वो जब आना चाहें तो हम उनको वीज़ा दे देंगे और पासपोर्ट भी दे देंगे। अब ये कितनी ज़बरदस्त सहूलत है, जब भी आना चाहें। तो ये तो कमाल हो गया। तो मियाँ टिकट भी साहब की, देंगे डॉक्टर हाँ, साहब, शेख टिकट भी रशीद देंगे, साहब। हाँ, होटल का स्टे भी देंगे, चाहे पता नहीं क्या कुछ देंगे। हम्म। अच्छा, नहीं, लेकिन ये तो अजीब सी बात हो गई ना। अच्छा चले, अब एक बात, तो फिर वज़ीर आज़म साहब का क्या रिस्पॉन्स है, एक सवाल ये फिर खड़ा होता है। जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं सोचने के लिए छोड़ देते हैं ना लोगों पे। हो सकता है मतलब मेरे पास जो बात पहुंची वो गलत हो। फिर उसमें एक दो बातें और बड़ी आम है। वो ये है कि वजीर ये जो अब देखें, कल कौमी सलामती का इजलास हो रहा है। जी। अब ये कौमी सलामती का इजलास इतना अहम इजलास, ये चंद जो बहुत सीरियस मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं, तो उसमें से उसमें अस्करी हुकाम भी होंगे और हमारे सियासी वज़ीर आज़म साहब भी होंगे, मुख्तलिफ वज़रा होंगे, गुजरा होंगे। वज़ीर ख़ारजा होंगे, हम्म। वज़ीर इत्तलात होंगे, जो जो भी उसका बना हुआ फॉर्मेट, NSA होंगे सारे। अच्छा, अब उससे पहले एक और बयान आया है। वो बयान जो है, अच्छा वो भी बयान जो है
अब देखें ना, बयान को मेरे जैसा एक आदमी ऐसी बात कर दे टीवी पे बैठ के, कोई सेंस नहीं है। ऑपोजिशन का कोई बात करे, कोई सेंस नहीं है। मगर अब रियासत हुकूमत की तरफ से अगर एक स्टेटमेंट आता है तो, और हुकूमत के एक वजीर की तरफ से कहा जाए कि जी वो बूट जो है उसको लेके खड़े हैं, लेकिन मतलब पॉलिश, लेकिन बूट जो है वो उसको मतलब पॉलिश लगाने की बूट को मोहलत नहीं मिल रही। ऐसा कोई एक बयान आया है मेरे ख्याल से आज या कल में की, और लाइन लगा के खड़े हैं मुस्लिम लीग नून वाले, ऑपोजिशन वाले। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये बात किसने कही? ये बात उनको किसी ने कही होगी ना कि भाई कोई बूट की बूट पॉलिश। लिए खड़े हैं, हाँ, पॉलिश करने के तो लिए मुझे तो तैयार नहीं नहीं। समझ में आया कौन से बूटों की बात हो रही है, कहाँ हो रहा है। लेकिन चूंकि बयानात ही आ रहे हैं ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जी वो मतलब हमने बूट आगे कर दिया है सर, वो बूट लेके खड़े हुए हैं पॉलिश लेके, लेकिन हम अपना बूट, मतलब ये कोई किसने कहा है या किसी ने नहीं कहा? ये क्या है चक्कर? हमें कुछ बताए, हमें भी कुछ, हमें भी तो बताएं ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो वो अब साथ ही कौमी सलामती के इजलास भी सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, साथ ये बूट पॉलिश लाइन आगे पीछे, ये क्या है? अच्छा, लेकिन हमें तो बिल्कुल बेहतर, ये हमारे जो बड़े सगीर है ना, ऐसे आपको बात बताऊं इसमें, उसका उस पर सर पे हाथ रख दिया, उससे हाथ उठा लिया गया, ये भी तो चल रही है बहुत सारी बातें। इसलिए उनकी बातों में सुनता हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसकी वजह हमारे बड़े सगीर में एक इंटरेस्टिंग बात अभी किसी से मुझे बताई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हाथ उठा लिया गया, हाथ रख दिया, क्या है? तो खैर बातों बातों से एक बात जहन में आई, और वो ये कि ये जो थाने कचहरी का जो कल्चर यहाँ पे है ना, तो जो थाने होते हैं पाकिस्तान में भी होता है और इंडिया में भी यकीनन ऐसे ही होता होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि एक ही वो बने हुए हैं लॉज वगैरह। तो उसमें यह है कि एक बाकायदा एक शख्सियत होती है उस थाने में, एक बड़ा अहम किरदार होता है जिसका नाम होता है मुखबर खास। अच्छा, मुखबर तो बहुत सारे होते हैं, एक होता है मुखबर खास। अच्छा, एफआईआर, अक्सर एफआईआर जो दर्ज होती है ना, तो एफआईआर का आगाज ऐसे होता है कि इतलाए मुखबर खास के बाद पुलिस पार्टी तश्कील दी गई, उस पुलिस पार्टी ने छापा मार के बदनाम जमाना, कातिल, मुनशियात फरोश फलां के अड्डे पे छापा मार के 500 लोग गिरफ्तार कर लिए। लेकिन वो शुरू होता है बतलाए मुखबर खास। अच्छा, वो मुखबर खास जो है उसका नाम नहीं होता, लेकिन सारी कार्रवाई उस पर होती है। वो एक बदमाश उधर से पकड़ा गया तो एक उधर छापा मार के उसको पकड़ लिया, तो ये अंदर वो अंदर, मुखबर खास। अभी जो मुखबर खास है, इसको एक तरह से इम्यूनिटी होती है। मतलब इम्यूनिटी से मुराद ये भी उठाई गिरा होता है ना भाई, ये जो मुखबरी करेगा थाने में, तो इसको भी इजाजत होती है थाने की तरफ से कि यार तू भी छोटा मोटा कुछ चर्च वर्स इधर, मतलब मैं एक ऐसे बता रहा हूँ, उसको भी तू छोटा मोटी भत्ता भत्ता बदमाशियां कर, मुखबरी हमें लाके ड्यूबी सा करेक्टर होता है, पुरस्कार सा। तो वो एक, बहुत सारे मुखबर होते हैं और एक मुखबर खास होता है। लेकिन फिर एक मरला ऐसा आता है कोई जहां पे वो मुखबर, इसका सियासत से कोई ताल्लुक है, वैसे ही मेरे दिमाग में बात आई। तो ये होता है कि वो मुखबर खास जो है ना, वो जरा कुछ ज्यादा ही पता चलता है, उस खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि और भी तो मुखबरों की लाइनें लगी होती हैं ना कि हमें मुखबर खास का ओहदा मिले। वो भी लगे होते हैं लाइन में, बहुत सारे कतार में लगे होते हैं कि यार किसी, तो फिर ये होता है कि वो जो एसएचओ या डीएसपी या इस लेवल पे एक गैर एलानिया सा एक इजलास होता है, मीटिंग होती है, वो तय होता है, उसमें डिस्कस होता है कि यार ये जो हमारा मुखबर खास था ये ज्यादा फैल गया है, इसके बारे में तो इतला ही आ रही है कि ये तो मतलब एसएचओ को साहब को भी कुछ नहीं समझ रहा, थानेदार साहब को भी कुछ नहीं समझ रहा, आईजी साहब को भी कुछ नहीं समझ रहा, उनको डीआईजी साहब कुछ नहीं समझ रहा, मुखबर खास तो ज्यादा फैल गया है। अच्छा, इस मुखबर खास को फिर इसके ऊपर से हाथ उठा लिया जाता है। मैंने आपसे कहा ना, इसका कुछ सियासत से ये कोई ताल्लुक हाँ, हाथ उठाने वाली वहां होता है किस्सा, ये थानों कचहरियों में होता है। या नहीं तो होता। फिर ये होता है कि उस लंगड़े लूले उस चक्के को, उसको बस हाथ उठा लिया जाता है। और
जो दूसरे मुखबर छोटे छोटे लाइन में लगे होते हैं जिसने उसको फंसवाया होता है, अच्छा वो मुखबर खास जो होता है ना, वो तो होता वो कोई कंटुटा ही है ना, तो उसके पास से वो फिर हीरोइनें बरामद हो जाती हैं, फिर उसके पास से जो कत्ल के पर्चे हो जाते हैं, फिर वो दबड़दूस होकर अंदर के पड़ा होता है, और वो इसलिए पड़ा होता है कि वो कहते हैं ना अपनी दायरे से निकल चुका होता है, तो उसे हाथ उठा लिया जाता है, थाने वाले कहते हैं उसको उठाओ तो डालो है उस पर। अच्छा नीचे से जो है ना वो कोई फिर एलिवेट हो जाता है मुखबर खास के लेवल पे, तो प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन हो जाती है ना, छोटा कोई नन्ना जो कंटुट्टा है वो मेगा कंटुट्टे की शक्ल में फिर आके वो पे मुखबर खास का एक संभालता है, वो फिर सारा काम शाम इलाके का, ये होता है। अब इसका सियासत से क्या ताल्लुक है, कौन से कंटुट्टों पे हाथ है, क्या है, ये वहां तक तो सुना था मैंने, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं। तो अब उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है कुछ वजाहत वगैरह आएगी। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि हाथ उठा लिया गया, बूट आगे कर दिया गया, हमें तो भी सीधी सीधी सियासत की बात हम कर सकते हैं, और वो बात हम कर रहे हैं, तो उसको कर लेते हैं बात, वो अब सियासत पे आ जाते हैं। वो जैसे आपने बात की, तो हाथ रख दिया, हाथ उठा लिया, ये तो थानों में कंटुट्टे कर, ये लफंगे लुच्चे जेब कतरे मवाली चर्ची, भंगी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अब भंग तो यहाँ पे लीगलाइज राइट, होने जा रहा है, आपको पता नहीं जो भंग काश पीने करने वालों जा रहे को हैं जी भंगी हुकूमत। कहते थे पहले, जी जी फिर सर नाम बिल्कुल। सफाई करने वालों को डाल दिया, असल में भंग पीने वालों की तो भंगी, अब भंग चूंकि जाहिर है कि तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इज्जत से नाम लेना चाहिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो है ये मिनी बिल, मिनी बजट, मिनी रिफॉर्म बजट, बिल मिनी जिसको कहा जा फाइनेंस रहा है। बिल है, और दूसरा जो है वो है स्टेट बैंक का बिल। ये बिल दोनों पेश होंगे कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के इजलास में पार्लियामेंट गालिबन में। मंगल को। जी। मंगल को ही जो है वो काबीना का इजलास भी है, हमेशा होता है। उसमें अभी तक जो अभी एजेंडा मैंने देखा है थोड़ी देर पहले उसमें नहीं था, लेकिन शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी होगा, जी सर तो बिल्कुल। सप्लीमेंट्री एजेंडा वगैरह में वो पेश हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी दिन पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। और साथ ही जो है वो केस भी इस हफ्ते लगा हुआ है, ये साकिब निसार साहब और राना शमीम साहब जी का सर, जो एफिडेविट और ये बयान सारा हल्फी ये सुन कर अच्छा, रहे हैं। इसमें ये बड़ा ये भी बहुत सारी तरक्की बती है, आखिर में इसमें ये चीज़ होनी है। अब मैं आज स्टोरी पढ़ा था, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि वो उनके दफ्तर में बयान हल्फी हुआ। अच्छा अब उनके दफ्तर में होता है, इधर होता है, ये होता है, असल बात ये है कि वो जो बयान हल्फी है, वो एफिडेविट, वो चलता 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 क्या, वो कहीं पर भी वो किसी चौबारे पे साइन हुआ है, कहीं भी हुआ है, देखिए ना राना शमीम साहब का वो अगर अदालत का रिकॉर्ड बन जाता है तो वो कहीं पर भी हुआ हो, और वो अपनी मर्जी से हुआ है शवाहिद ना। है। वो मियां नवाज शरीफ साहब के तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि मैं जानने वाला हूं, जी। मैं उनके उनके साहबजादे भी कह चुके हैं। इशू ये है कि क्या इसको अदालत का ये रिकॉर्ड अगर बन गया तो फिर वहां से किस्सा शुरू होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सजाएं, जो अपीलें लगी हुई हैं कि सजा खत्म की जाए, और क्या ये मामला, और इससे पहले चूंकि ऐसे वाकयात हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब को पहले है ना हमारे पास वो हाईजैकिंग केस में सजा और बाकी सारा, तो उसमें ये है कि ये सजाएं जो हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पिटीशन वगैरह तैयार भी गालिबन करे, ये वो अंदिया भी दे चुके हैं, वो उनके प्रेसिडेंट जाके मिले भी हैं नवाज शरीफ साहब से, एहसन पूंजा बड़े जबरदस्त माहिर कानून और एक एडवोकेट, और दायरे सुप्रीम कोर्ट बार, तो ये कहां तक आगे जाता है किस्सा ये देखना है। लेकिन ये अब ये तो काफी लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है ये आजकल, मैंने कहा ये जबरदस्त हो रहा है, जब हो रहा होगा ना तो आप पूछेंगे एक दूसरे से कि क्या हो रहा है, तो ऐसे ही होगा, आखिर में क्या निकलेगा वहां तक हमारा काम है पहुंचाना, आहिस्ता आहिस्ता बताते रहना कि ऐसे ऐसे यूं यूं, पहले बताते रहे तो फिर उसके मुताबिक चीजें चलती रहेंगी। तो ये है, और बाकी ये कि अब उस दिन क्या होता है मिनी बजट के ऊपर लोग किस तरह 360 अरब का डाला जाता है इसके ऊपर सारा। अच्छा अब इसमें एक बात और, शाह महमूद कुरैशी साहब का तो ओहदा चला गया, वाइस चेयरमैन का ओहदा ही नहीं है, 2011 के बाद से 2021 तक वाइस चेयरमैन का ओहदा ही नहीं है पार्टी में। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म होती है तो साथ ही जहांगीर तरीन साहब की भी हो जाएगी, बिल्कुल। और जहांगीर इम्कानात तरीन साहब के मौजूद हैं। ताल्लुकात इमरान खान साहब से काफी अच्छे हो गए हैं, अच्छा, बस इतने काफी है कहना। इस और वजह से। जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के आपस की तलखी हर एक को पता है। तो बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में ज़हूर पजीर हो सकते हैं,
क्योंकि इमरान खान साहब ने जब शाह महमूद कुरैशी साहब को हटाया है, ये वो नहीं है वाइस चेयरमैन, तो आगे कोई शख्सियत वाइस चेयरमैन आ सकती है ना, जाहिर है और सीट उस सूरत खाली में है, आएगी जरूरत है वक्त जब की। जब वो फैसला वैसला आगे का फ्यूचर मुख्तलिफ होते हैं ना। जाहिर है कि पॉलिटिशियन सियासतदान इमरान खान साहब भी मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, सारे मामला आ रहे, क्योंकि नाअहलियतें एक साथ होनी शुरू हुई थी ना, तो अगर ये नाअहलियतें रिवर्सल में जाती हैं तो फिर एक की थोड़ी होगी, फिर ये तो पीटीआई की तरफ भी से भी को भी रिलीफ मिलेगा ना एक शख्सियत को, जहांगीर तरीन नाम है। अच्छा चलिए जी, तो ये तो हो गई बात सारी। अच्छा, मैंने कल जो बात की उसको लोगों मुझे कह रहे हैं कि आपने ये जेम्स वेब, मैं अभी पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने बात की कि ये जेम्स वेब जो दूरबीन गई है, ये शायद हमारी इंसानी तारीख का एक सबसे चंद बड़े वाकयात में से एक वाकया। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि ये मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। बात में ये कहना चाह रहा था, मैं उसकी थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दूं कि जो रोशनी है ना, लाइट, जी सर, लाइट 1,80,000 मील फी सेकंड, ये तो ट्रैवल करते हैं। बेसिक हमने पढ़ी हुई, इसके बारे में पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, अब इसमें 1,80,000 मील फी सेकंड, 1,80,000 मील फी सेकंड, एक सेकंड में लाइट 1,80,000 मील दूर चली जाती है। तो एक साल में जितनी दूर लाइट जाती है उसको कहते हैं शमसी साल। ठीक। एक सेकंड में 1,80,000, इसको हम गिन नहीं सकते कि कितना लाइट एक साल में कितनी दूर जाएगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल। उसको हम कहते हैं शमसी साल। ठीक है, और वो तकरीबन तकरीबन 6 ट्रिलियन माइल्स हैं। अच्छा, ट्रिलियन का मतलब ये है, देखें 10 के आगे 1 जीरो आता है, 100 के आगे 2 जीरो आते हैं, 1000 के आगे 3 जीरो आते हैं, तो इस तरह से आप समझ लें बिलियन अगर हमने कहना हो तो 9 जीरो आते हैं, अगर हमने जो है वो मिलियन कहना हो तो 6 जीरो आते हैं, और ट्रिलियन कहना हो तो 12 जीरो आते हैं। तो 6 ट्रिलियन माइल एक साल में रोशनी तय करती है। ठीक है, यानी अगर यहां पे एक मंजर है, इस तरह से लें, यहां पे एक कोई वाकया पेश आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये मैंने कागज यहां से उठा के यहां पे रख दिया। ठीक है, अब जो है वो ये जो यहां का वाकया है, ठीक है, ये 1 ट्रिलियन माइल्स दूर, 1 ट्रिलियन मील दूर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1 ट्रिलियन मील दूर ये जो अभी का वाकया है, अगर वहां पे किसी ने दूरबीन लगाई हो तो वो 1 साल के बाद उसे नजर आएगा। सही। क्योंकि यहां की लाइट, यहां का मंजर 1 साल लगाएगा एक उस जगह पहुंचने में जो कि 1 शमसी साल है, क्योंकि लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है। जैसे ही हम सैटेलाइट पे बात कर रहे हैं तो ये चैनल्स के थ्रू जा रहा है, कहीं आवाज आगे पीछे हो जाती है, कहीं साउंड। तो ये जो मंजर है आज का मंजर, ये मंजर 1 शमसी साल के फासले पे अगर देखा जाए तो 1 साल के बाद नजर आएगा। क्लियर हो गया? ठीक, बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी दूरबीन वहां ले जाके रख दूं और मैं फिर जमीन की तरफ देखूं, अभी फौरन चला जाऊं, यानी जरूरी मैं भी जाऊं, अभी मैं जमीन की तरफ देखूं कि जमीन पे क्या हो रहा है, तो मुझे वो चीज नजर आएगी जो 1 साल पहले हुई थी। ठीक है, ठीक। अब इससे पहले जो हबल टेलीस्कोप जो कि 500 कुछ किलोमीटर ऊपर गई थी, वो इस बात में कामयाब हो गई कि उसने आगे जो देखा तो उसको वो मंजर नजर आ गए जो कई हजार साल पहले कहकशाओं में नजर आए थे, यानी ज़हूर पजीर हुए थे। कई हजार साल पहले, कई 100 साल पहले के वाकयात उसने उस वक्त कैच कर लिए, क्योंकि वहां से वो मंजर दूरबीन तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। ठीक है, ठीक। अब ये जो टेलीस्कोप है, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है,
इसमें और हबल में क्या फर्क है? अब इसको वो हम टाइटल दिखाएंगे तो ज्यादा समझ जाएंगे। हबल जो है 31 साल पहले गई थी, और वो जो है उसमें और इसमें बुनियादी फर्क ये है कि ये जो है ये जमीन से कोई 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगी। जेम्स, ये JWST, यहां रुकिएगा प्लीज यार, जबरदस्त। हबल जो है वो 570 थी, सही। ये JWST जो है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगी जमीन से। 1.5 मिलियन 1.5 जी। और ये वहां कब तक पहुंचेगी? 1 महीने में पहुंच जाएगी। 1 महीने में ये अपनी मुकर्ररा जगह पे पहुंच जाएगी। इसी स्पीड से जा रही है। और जब ये वहां पहुंचेगी और वहां पहुंचने के बाद ये आगे कहकशाओं को देखेगी, इसके ऊपर जो मिरर्स लगे हैं वो, यानी ये आम छोटी दूरबीन नहीं है, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड मिरर्स, ऐसे मिरर्स जो -300 से लेके और वो कई हीट सैकड़ों जो दर्जा हरारत है डिग्री उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, गोल्ड प्लेट चारों तरफ। तो वो मंजर कैच हो रहे होंगे जो कहकशाओं में कई हजार साल पहले हुए। अब मैं इसको इस तरह से कहूं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे वहां से अब मैं जाके जमीन को, दुनिया को देखूं, तो शायद मुझे एक गैस का गुब्बारा नजर आए या मुझे आइस एज नजर आए जमीन पे। लोगों ने इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मंजर वो नजर आएंगे जमीन के जो कई हजार साल पहले हो चुके हैं, लेकिन लाइट यहां से वहां तक पहुंचने में, अब मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर दिया, ये है, ये एक बहुत बड़ा। इससे पहले जो हबल गई थी, अच्छा ये ना बनाते साइंसदान, कई साइंसदान पागल है, उन्होंने बनाई। उन्होंने इसलिए बनाई कि जब हबल उन्होंने खला में पहुंचा दी 1996 में, और उसके बाद तो हबल ने वो मंजर कैच कर लिए जहां से फिर वो ब्लैक होल नजर आ गया। अच्छा, कि यहां से कहकशां बनी थी, ठीक है। 13.6 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस में कोई तारीकी छा गई थी, कई बिलियन ईयर्स तक वो तारीकी रही थी, फिर लाइट स्टार्ट हुई थी, एक रोशनी, दर्जा हरारत कम हुआ था, शोले जले थे, शोलों से सितारे बने थे, सितारों से कहकशाएं बनी थी, कहकशाओं से हमारा निज़ाम शमसी बना था। वो मंजर चूंकि कैच हो गया, तो इसलिए फिर उनके अंदर आया कि ये तो कई हजार साल पुराना, कई अरब साल पुराना मंजर है जो हमारे दूरबीन ने तस्वीर उतार ली है। तो अगर हम और आगे चले जाएं तो फिर इसका मतलब है कि हम उस दौर तक जा सकते हैं जब जमीन बनी थी, ये कहकशाएं बनी थी। तो ये इसलिए ये इसका पर्पस है, जो कहा जा रहा है ना बैक इन टाइम देखेंगे वो, तो वो देखेंगे कि आगे फ्यूचर नहीं नजर आएगा, अभी का वाकया भी कोई नजर नहीं आ रहा होगा, उनको नजर आ रहे होंगे वो वाकयात जो कई हजार साल पहले या कई अरब साल पहले हुए थे, लेकिन उन तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। ठीक है, मैं क्लियर हूं? ये है एक्चुअली जेम्स वेब। मतलब लोग कहेंगे यार क्या खला में दूरबीन छोड़ दी है 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पे, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाके दूरबीन क्या करेगी, क्या देखेगी? वो ये देखेगी कि जो कई हजार साल पहले या कई मिलियन ईयर्स पहले जो वाकयात पेश आए थे, उनकी क्या वो तस्वीरें ले सकती है? वो चारों तरफ जो तस्वीरें ले रही होगी ना, तो वो दूर पुराने दौर की तस्वीरें आ रही होंगी। ये तो दुनिया को देखे तो पता चला डायनासोर घूम रहे हैं यहां पे, इंसान जो है वो पता चला कि मतलब अब आप मुख्तलिफ शख्सियात भी नजर आ सकती हैं, मुख्तलिफ लोग भी नजर आ सकते हैं तारीख के पुराने वाकयात। मतलब जो मतलब वो पता था 16वीं सदी नजर आ रही है, 16वीं सदी के मनाजिर अब पहुंचे हैं वहां तक, ठीक है। मतलब 2000 साल पुराना वाकये की जो लाइट है वो अब पहुंची है वहां तक। जैसे मैंने कल बात की थी ना कि जो सूरज है, अगर अभी सूरज इसी वक्त अगर सूरज को बंद कर दें तो उसका हमें 4 मिनट या कुछ कहते हैं 8 मिनट के बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, फौरन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो हमें बहुत देर के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली सूरज यार बंद हो गया हुआ है, यार काफी देर हो गई है वो तो, अच्छा लेकिन लाइट हम तक पहुंची है, ठीक। तो ये इसका इस दूरबीन का असल वो है। अच्छा, तो ये तो हो गए जो पाकिस्तानी, ये जो टर्मोइल है ना,
ये जितना पाकिस्तानी सियासत के अंदर टर्मोइल है, इसका भी इस टेलीस्कोप से जिक्र है, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद जो है वो सियासत में ब्लैक होल है। इसके बाद क्या होना है, अगर तो वो इवन अगर अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो भी ब्लैक होल है, क्योंकि आगे बहुत से वाकयात हैं। अदारों ने किस तरह काम करना है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है, बल्दियाती इलेक्शन क्या 16 को हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि मौसम खराब है। मेरी जराये से बात हुई, उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शंस का दूसरा मरहला शायद ना हो पाए, जो 16 जनवरी से होना था। अच्छा, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, लोग बहुत बड़ी तादाद में शायद निकल ना सकें। तो इलेक्शन कमीशन के कुछ जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम ये सजेस्ट करें गवर्नमेंट को कि इसको आप थोड़ा आगे कर दें। सही, ठीक है। सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हमें पता है कि वो एक फटा पड़ा हुआ है। ठीक है। और कल बेनजीर भुट्टो साहबा की 14वीं बरसी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उस पर मरकजी जलसा होगा। उस जलसे से पीपल्स पार्टी की क़यादत खिताब करेगी, ज़रदारी साहब खिताब नहीं करेंगे, वो यहाँ इस्लामाबाद में है। और वहाँ पर जाहिर है कि क्योंकि ज़ाहिर ज़रदारी साहब ने जो पिछली स्पीच की थी वो एक खास पिच पे थी, तो उससे आगे वो शायद अभी होल्ड करना चाह रहे हो कि उससे आगे बात ना हो। तो बिलावल और बाकी जो शख्सियात हैं, बिलावल ज़रदारी साहब और मुराद अली शाह साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बाकी खिताब करेंगे। लेकिन कल कौमी सलामती का इजलास, और फिर ये जो लाइन से अपीलें भी इसी हफ्ते, मरीम नवाज साहबा, और वो कि सजा खत्म की जाए। अच्छा, सजा खत्म की जाए का जो इशू है उसमें ये है कि अब उसमें तो कानूनदानी बता सकते हैं कि क्या हो, लेकिन एक बेंच है तो उस बेंच को दूसरा बेंच बन जाए, तो उससे बड़ा लार्जर बेंच हो, वो उसको कोई ना कोई तरीका निकालने की बात हो रही है, जिसके ऊपर वजीर आजम साहब को ये बयान बताया गया है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने उस पर कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ऐसा इसलिए मुमकिन है कि इससे पहले जब मुशर्रफ साहब आए थे तो नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस, जो हाईजैकिंग केस बना था, हाईजैकिंग केस, हाईजैकर की सजा क्या होती है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया था शायद उम्र कैद में, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, उसके बाद शायद वो कुछ, उसके बाद वो बाहर चले गए थे। तो वो ये क्या था, तो मैंने कहा जंग, मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज, हर चीज हो सकती है, हर चीज मुमकिन है। ठीक है। तो बात ये जो बड़ा चौड़ा होकर घूम रहा है ना बाहर, ये किसी वक्त भी धर लिया जाएगा। अगर ये सियासत से हट के बात करूं, ये मुखबर खास घूम रहे हैं ना बहुत सारे, एक वक्त में मुखबर होते हैं तो पड़े होते हैं, फिर वो दोबारा निकल के मुखबर बन जाते हैं। वो तो ये हाथ उठाने वाला इस सियासत पे हमें मुनासिब नहीं हम बात करें, लेकिन जो कि बात हो रही है तो मेरे जहन में बार बार वो हाथ उठाने वाली बात आ जाती है कि उस पर हाथ रख दिया, उस पर हाथ उठा लिया। तो ये पहले वाकयात हो चुके हैं, तो इसलिए खान साहब को वो जाहिर है कि इल्म है, खान साहब के सामने हुआ है सारा, ये सारा जो भी कुछ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त, और अब मैं आपको एक और बड़े मजेदार बात बताऊं, ये जरा इमरान खान साहब चेक करें, लेकिन सवाल ये है कि किससे चेक करें, 2-3 शख्सियात हैं तो सही। मैं क्या बताऊं, जब खान साहब गिरे ना ऊपर से, ये जब एक अफसोसनाक वाकया, जब ये क्रेन के ऊपर से गिरे थे अपनी कंपेन के दौरान 2013 में, तो उस वक्त ये हुआ कि लाहौर में ये बहुत शदीद तकलीफ में थी, और तकलीफ में थे, और कई लोगों का ये था कि उस वक्त शायद प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब शायद खड़े भी ना हो सके, बेटा सर्जरी करा लें, ये वो हमें पता है हर एक को। तो जब उनकी एक दिन इयादत करके हम ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो हम उतरे जब नीचे, तो हमें मिल गए पीटीआई की कुछ आम शख्सियात। तो उसमें से कुछ तो डेडिकेटेड लोग रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, वो सारी दुनिया में इमरान खान साहब के जाहिर है चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद उनकी। तो वो, लेकिन ये हुआ कि 3-4 ऐसी शख्सियात थीं जो उस वक्त नीचे हम जाके खड़े हुए तो कहने के डॉक्टर साहब ये क्या लगा, क्या खबर है। तो मैंने कहा जी वो बस दुआ करें खैरियत। तो मेरे साथ, अच्छा मैं अकेला चूंकि नहीं था, तो इसके और विटनेसेस भी हैं, इसकी और विटनेसेस भी हैं। इसमें एक रिटायर्ड जो है वो दिफाई तजियाकार भी हैं, जब टीवी पे बहुत ज़्यादा, वो भी वहीं साथ खड़े थे। अच्छा। एक मीडिया के, एक अखबार के एडिटर भी साथ खड़े थे। तो वो जो शख्सियात थी वो कहती हैं कि यार ऐसा है कि ये तो पता नहीं खान साहब उठेंगे नहीं उठेंगे, हमारी किसी तरह नवाज शरीफ साहब से बात करवाएं।
तो मैंने कहा जी आप दुआ करें इस वक्त। कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो देखें ना, लेकिन ये कि अब ये इलेक्शन और ये सारा जो मसला चल रहा है ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और खान साहब को हम कह रहे हैं सर्जरी कराओ तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे, तो हमने भी तो कुछ करना है। अब मैं कल ये जो पार्टी की देख रहा था, जो अरसर नो खान साहब ने तंजीम अपने 2 नाम उसमें वो थे, शख्सियात, वो 2 शख्सियात नीचे डिस्कस करनी थी। देखिए ये इतनी बदकिस्मती है, इतनी बदकिस्मती है, जो पावर गेम है ना सियासत का, और ये दौलत और नशा, इतना ये कहाँ यहाँ ना कोई, इसको तो छोड़ दें पावर गेम को, ये छोटे जायदादों के ऊपर कत्ल हो जाते हैं, शौहर बीवी बच्चा भाई को, और जनाब वो बेटा बाप को, और ये इतनी सी दुकानों के झगड़े छोटे छोटे, ये तो बहुत बड़ा पावर गेम है। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे हो रहा था कि यकीन खान साहब को पता नहीं होगा, पता होना भी नहीं चाहिए, वो उनके करीबी जोमा हैं, साथ हैं उनके सारे, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी रुथलेस है, इस सियासत का खेल इतना रुथलेस है कि जब बाप ने अपने जब बाप को बेटे ने पकड़ के जेल में डाला, और बादशाह था बाप, और अब बेटा बादशाह बन गया था, तो उसने जब अपने बाप को पकड़ के कोठरी में बंद किया तो इस बात को यकीनी बनाया कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी साल उस छोटी सी काल कोठरी में ऐसे गुजरें कि जहां उसे सामने ताजमहल नजर आता रहे। बिल्कुल और ताजमहल को देख देख के वो रोता रहे और याद करता रहे कि ये मैंने ताजमहल बनाया था, और मेरा बेटा जो है वो तख्त पे बैठा है और मैं यहाँ कैद हूँ, और वो सामने ताजमहल है जो मैंने अपनी बीवी के लिए बनाया था, और दरमियान में लोहे की साखें। जी सर, ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके मुल्क की सियासत पर मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे, अगर वज़ीर आज़म साहब को इस बात का इल्म है या पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब या पार्टी के खिलाफ हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने कभी उस तरह से एक्शन ना लिया, या हमें नताइज नजर नहीं आए, या वज़ीर आज़म साहब बाकी सिस्टम के हाथों मजबूर? नहीं, नज़रअंदाज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पहुँचती हैं, और वो फिर जाहिर है कि अगर उनको रिपोर्ट्स मिलती रही हैं, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि वो जब इस जगह पे पहुंचते हैं आप, तो बहुत सारी चीज़ें फिर प्राइम मिनिस्टर्स को, या मतलब अब हर चीज़ परफेक्ट हो, और वो इसको भी है, मतलब कई बहुत सारी जगहों पे शेख रशीद साहब ने बात दुरुस्त की थी कि इमरान खान की अपनी हुकूमत गिरा दे। देखिए ना, अब आप उनको फ़र्ज करें, अब मैं शेख रशीद साहब की बात से इख्तलाफ भी आप कर सकते हैं, इत्तेफाक, वो वाकई पकड़ के उन 17 लोगों को जो है वो निकाल दें पार्टी से, वो 17 लोग फिर कहीं से रिहा के आ जाएंगे, लेकिन यहां हुकूमत गिर जाएगी। सही कह रहे हैं। देखिए ना, तो इशू ये है कि वो एक सिस्टम है, एक ऐसा मुल्क, मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा निजाम ऐसा है कि उस निजाम से उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन अब इस वक्त ये हो रहा है कि वो चीजें रिवर्स पे जा रही हैं, रिवर्स पे इसलिए जा रही हैं कि लोगों के अंदर उम्मीद खत्म हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप, कई मुझे कहने कि आपने ये तो, हम तो कुछ नहीं, क्या बनेगा, क्या होगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सफ़र के दौरान बेशुमार लोग मिलते हैं और आपको एक रियल पल्स आती है लोगों से। तो मैंने कहा आपने मुझे इतने अरसे में मुझे कब नाउम्मीद देखा है? मुझे तो आपने नहीं देखा होगा। कहते हैं डॉक्टर साहब आप पता नहीं। मैंने कहा जी मैं आपको अगर हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला खैर करेगा, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं जिनमें से खैर ही निकलेगी। लेकिन आपने इधर जंग उधर जंग, टेक्नोलॉजी दाएं बाएं आगे पीछे, हाई टेक बॉम्बिंग हो रही हैं, हार्डकोर टेररिज्म हो रहा है, बेशुमार चीज़ों के ऊपर आपने काबू पा लिए। हमें अल्लाह का एहसान मंद भी होना चाहिए कि कोविड से हम निकले दरमियान में से, और एक और साल जो है, मतलब दूसरा साल ख़त्म होके बहुत से लोग चले गए हमसे अच्छे, हमसे बहुत बेहतर लोग। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने ये दिन निकाले हैं ना, तो अल्लाह ताला का कभी शुक्र भी करना चाहिए। एक मैं आपको, मुझे नहीं पता ये साइंस कहाँ जाएगी, मैं अब इसको एक जुमले से और क्लियर करता हूँ कि इसकी क्या थ्योरी है, फिर मैं इसका जिक्र आगे के लिए हम छोड़ देंगे। ये जो थ्योरी ये कह रही है कि अगर हम ऊपर चले गए ना, अब देखिए साइंस क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अजब
काम है इस टेलीस्कोप के बारे में, इस दूरबीन के बारे में। हम ऊपर चले गए तो इतने दूर जाने के बाद यहां का मंजर हमें देर से नजर आता है। यानी इसका मतलब यह हुआ और सादा अल्फाज में कि खास मकाम पे पहुंच के इस दूरबीन के जरिए जमीन को देखा जाए तो आपको फिरौन भी नजर आ सकता है जाता हुआ, क्योंकि हजारों साल पुराने वाकयात वहां तक पहुंचने में चूंकि देर लगेगी, इसलिए वो जो देख रहे होंगे वो यहां पर कई हजार साल पहले हो चुके होंगे वाकयात। वो खला में देख रहे होंगे तो वहां पे कई हजार साल पहले हो चुके, तो जमीन पे वो देखेंगे तो मुमकिन है एक जगह से। ये साइंस है। अब मैं यहां वो दरिया नील फटा है नहीं फटा, वो बहरे अमर के अंदर क्या हो रहा है, वो यहां पे आइस एज है, यहां पे मुख्तलिफ शख्सियात जंगें हो रही हैं या क्या हो रहा था उस वक्त, वो साइंसदान रिकॉर्ड करने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट हुआ है कि बैक इन टाइम जा रहे हैं। बैक इन टाइम, नॉट इन बैक इन फ्यूचर, नहीं, बैक इन टाइम, माजी में जाके माजी के वाकयात रिकॉर्ड करने। इस दूरबीन का जो टाइटल है इस टेलीस्कोप का, बैक इन टाइम। हम वो मनाजिर देखेंगे जो हो चुके हैं पहले, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में। ठीक है, ठीक। खला में भी दुनिया कैसे बनी थी, क्या कशाएं कैसे बनी थी, जमीन कैसे बनी थी, यहां क्या हुआ था पहले, कौन से वाकयात, कौन सी जंगे, एक खास जगह तक वो पहुंचने में चूंकि टाइम लगता है रोशनी को, तो इसलिए। और आवाज तो खला में सफर नहीं करती, जो कल बात की थी, सिर्फ रोशनी सफर करती है। हमें सूरज की आवाज आए तो हमारी तो कान फट जाए, जो धमाके सूरज पे हो रहे हैं और जो आग भड़क रही है वहां पे, तो सूरज की हमें सिर्फ रोशनी नजर आती है और वो भी ठंडी हो जाती है बीच में ओजोन से काफी ज्यादा, लेकिन यह है कि आवाज हमें नहीं नजर आती। खला में अगर खला हो और साथ बम धमाका भी हो जाए तो आदमी ऐसे बैठा रहेगा, उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज के लिए जरूरी है कि खला ना हो बल्कि एयर हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो ये बात है। तो अच्छा, अब आ जाएं कि एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। एक तो ये है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन रोल प्ले करेंगे, वो रोल जो कि रोल प्ले करना है उन्होंने चाइना और इंडिया के दरमियान। दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने आज फिर एक इंटरव्यू दिया अपने मकामी टीवी को, प्रेसिडेंट पुतिन ने, और उसमें कहा है कि अगले हफ्ते जो है, यानी नया साल शुरू होते ही नेटो के साथ एक मीटिंग होने जा रही है रशियंस की, ब्रसल्स में, और प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात भी होने जा रही है। और फिर उसके बाद क्या शी जिनपिंग और प्रीमियर मोदी की होगी, ये देखना है हमने। एक जो जुमला है, मैं एक नक्शा अगर दिखा दूं तो ज्यादा आसानी से बात हो जाएगी, और वो चूंकि आने वाले दिनों में वो डिस्कस होता रहेगा, उसको बार बार हम पीटते रहेंगे उसका ढोल, इसलिए जरा उसको मेरा ख्याल से बड़ा करके यहाँ दिखा दिया जाए तो लोगों के लिए जरा सहूलत हो जाएगी, और वो है जेंगिग्वार कॉरिडोर। ठीक है, अच्छा, इसको यहां पे रखें, इसको रख लें या दूसरा मैप दिखा दें, मैं दो बातें कह के यहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, जेंगिग्वार, ठीक है, कॉरिडोर। अच्छा, इसकी जो ऊपर साइड है ना जहां टर्की और वो लिखा हो, तो वो भी अगर स्क्रीन पे आती रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब है क्या, देखें आप, किस्सा क्या है जरा सुने। इसका पाकिस्तान से ताल्लुक है बड़ा गहरा। हम इसे पहले सिलीगोर कॉरिडोर और ये सारा करते रहे, डिस्कस करते रहे। इसको ध्यान में रख लें कि जेंगिग्वार कॉरिडोर क्या है। सही। आजरबाईजान और आर्मीनिया दो मुल्क हैं, और दोनों मुल्कों की बाउंड्रीज इस तरह से हैं कि आर्मीनिया के एक तरफ टर्की है जी, लेकिन टर्की जो है वो आजरबाईजान के साथ है। सही जी, नक्शे में देखिए ना, आजरबाईजान है उस तरफ और टर्की इधर है, टर्की आजरबाईजान के साथ है। अच्छा, और जो आर्मीनिया है, आर्मीनिया रशिया के साथ है, लेकिन आजरबाईजान के साथ नहीं है, लेकिन आजरबाईजान का बॉर्डर रशिया से लग रहा है इस नक्शे के मुताबिक, ऐसे ही हो रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जो आर्मीनिया और आजरबाईजान है, उन दोनों के दरमियान एक जगह है, कॉरिडोर है 21 किलोमीटर का, जिसको जेंगिग्वार कॉरिडोर कहते हैं, जो कि आर्मीनिया के कब्जे में है, लेकिन आजरबाईजान कहता है कि यह हमारा इलाका है, क्योंकि उस कॉरिडोर के उस तरफ परली तरफ आपको फिर येलो कलर में आजरबाईजान नजर आ रहा होगा। नगोर्नो है जी, नहीं, नगोर्नो अलग है, वो तो नगोर्नो को छोड़ दें आप। ये नगोर्नो काराबाग है नीचे, कौन सा एरिया है? अच्छा, ठीक है, ओके, फाइन। अच्छा, नगोर्नो काराबाग, ठीक है। ये कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है
कि ये कॉरिडोर रास्ता है ईरान का, कि ईरान यहां से जाए और जाके कैस्पियंस तक ईरान की रसाई हो। ठीक है। अगर आजरबाईजान और आपने देखा होगा आजरबाईजान और ईरान के दरमियान तलखी बढ़ गई थी, यहां तक कह दिया था ईरान ने कि यहां पे इजरायली अपना ठिकाना बनाने जा रहे हैं, फौजें आ गई थी सारा। बिल्कुल सर। तो आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान पहले यह हुआ कि बज़ाहिर ऐसा नजर आया कि टर्की जो है वो उसकी फतह हुई है और आजरबाईजान के साथ टर्की था, टर्की ने आर्मीनिया को हरा दिया, लेकिन असल फतह हुई है वो रशिया की हुई है। क्योंकि इस दरमियान में इन दोनों का जो बॉर्डर है आजरबाईजान और आर्मीनिया का, यहां पे रशिया बैठ गया कि अमन फौज लाके। अमन फौज आ गई थी ना रशिया की, तो रशिया ने बीच में अमन फौज भेजी, तो आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान रशिया बैठा है, यानी इस कॉरिडोर के भी आसपास रशिया बैठा हुआ है। ठीक है। अब अगर रशिया और ईरान आर्मीनिया से कहे कि आप ये इलाका आजरबाईजान को दे दें, तो ये इलाका आजरबाईजान के पास चला गया। ठीक है। आजरबाईजान के पास चला गया तो इसका मतलब है ईरान को हर हाल में अपने ताल्लुकात आजरबाईजान से अच्छे करने हैं, क्योंकि अभी तक ईरान के ताल्लुकात आर्मीनिया के साथ अच्छे थे। तो आर्मीनिया की इस कॉरिडोर की वजह से फिर ईरान को एक एक्सेस मिलती थी ऊपर तक। बिल्कुल। लेकिन अगर ये उसमें इस कॉरिडोर को आप यूं समझ लें कि इधर इधर आर्मीनिया, टर्की, फिर आजरबाईजान, निगोर्नो काराबाख, फिर आजरबाईजान, दरमियान में ये कॉरिडोर जो कि आर्मीनिया का हिस्सा, और वो कॉरिडोर एक्चुअली ईरान से मिलाता है आर्मीनिया को। आजरबाईजान तो मिलता है बहुत ज्यादा, लेकिन कॉरिडोर जो है, अगर वो कॉरिडोर आजरबाईजान ले जाए तो आर्मीनिया भी लैंडलॉक हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। अभी तो आर्मीनिया भी वैसे ही लैंडलॉक है, लेकिन ईरान के रास्ता खुला हुआ है ना, तो अगर आजरबाईजान से अच्छा और आर्मीनिया मुकम्मल तौर पे रशिया के इन्फ्लुएंस, तो रशिया जो है एक्चुअली ये कॉकेसस के अंदर ये रशिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो 6+, अच्छा ये फेवर में जाता है दोनों के, यानी एक तरह से टर्की के भी और रशिया के भी, कि वो इस पूरे खित्ते का, जो जॉर्जिया थोड़ा सा इससे इख्तलाफ कर रहा था क्योंकि वो इसको पैन इस्लामिक देख रहा है कि ये जो इस्लाम यहाँ पे ज्यादा, टर्की और आजरबाईजान और ईरान भी आ गया, तो ये सारा ये 3+3 वाली जो गुफ्तगू हो रही है ना, उसमें ये कॉरिडोर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भाईचारे पे नहीं हो रही बातचीत कि आप हमारे दोस्त हैं, यहाँ पर फड्डा इसको अब इस कॉरिडोर का फड्डा है। जो मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूं कि वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जो ज़ेंग्योर कॉरिडोर है, इसका असल इशू हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके ऊपर क्या रजामंदी होती है, क्या आजरबाईजान आजरबाईजान कहता है हमारा इलाका है, ये तो उधर हम है, तो ये दरमियान में आर्मीनिया घुसा हुआ है, ये फड्डा इसी पे होता रहा है दोनों का। नगोर्नो काराबाख अब सेटल हो गया, तो अब अगर ये कॉरिडोर सेटल हो गया तो फिर ये भी आजरबाईजान के पास चला जाएगा। तो ईरान और आजरबाईजान के दरमियान तलखियों का खत्म होना, आर्मीनिया आजरबाईजान की मुलाकात, टर्की आर्मीनिया के ताल्लुकात, हर चीज में ये ट्रेड का अहम तरीन जो रास्ता है, जो डिस्प्यूटेड कॉरिडोर है, जिसके ऊपर तनाज़ा लड़ाई चल रही है और जिसका फैसला किसने करना है, पुतिन ने। आर्मीनिया आजरबाईजान दरमियान में रशिया बैठ गया। ठीक है। और वो अब इशू ये है कि ये, इसलिए मैं एक इधर बात कर लूं, ये टर्की के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा रीजन, कि इस रीजन के थ्रू टर्की वस्ती एशिया तक आता है, सेंट्रल एशिया तक। तो टर्की इस पूरे इलाके को टर्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन तक रसाई जी। ये रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका। अच्छा, इंडिया इस वक्त थोड़ा सा इंडिया को इशू है, क्योंकि इंडिया में अगर चंद हम हाथ हों तो मैं इस पे क्लोजर से पहले मैं सिर्फ उस पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की सिर्फ 2 स्लाइड दिखा के प्रोग्राम क्लोज करता हूं। और उसमें एक तो ये कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 17वीं स्लाइड ये है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टर्की रिलेशंस, उन्होंने पूरा का पूरा एक मजमून लिख दिया इस पे कुछ अर्से पहले इंडिया में इसी कॉरिडोर के ऊपर, जिसके बाद आर्मीनिया ने डिनाई किया कि वो ये जो कॉरिडोर है 16 स्लाइड उन्होंने डिनाई किया आर्मीनिया के एम्बेसडर ने न्यू दिल्ली में कि ये हमने ओपन नहीं किया आजरबाईजान को टर्की के लिए। तो एक मजमून ये जो इलाका है इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे इंशाल्लाह सर, आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा अच्छी खासी खतरनाक लड़ाई वाला है, ये पतला सा है,
सर छोटा देखते छोटी चीज हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।